हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक जो चैनल है वह स्पेशली बनाया गया है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित विद्यार्थियों के लिए। और इस चैनल पर मैं आपको आईटीआई की प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आईटीआई सेमेस्टर परीक्षाओं अथवा वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं। और ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैं आपको ट्रेड थ्योरी, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में मैंने 3 चैप्टर आपको करा दिए हैं, और 2 चैप्टर आपको करा दिए हैं, और आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट है। इस चैप्टर में हम जानेंगे चालक, अर्धचालक और सोल्डरिंग तथा विद्युत सहायक सामग्री के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं अध्ययन की ओर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। देखिए, आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि ये चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। तो मैं समझा देता हूँ आपको, चलिए थोड़ा समझ लो। यहाँ पर थोड़ा साफ ले लेते हैं। विद्युत आधार पर हम 3 प्रकार में बांटते हैं पदार्थ को। कितने प्रकारों में? 3 प्रकार में। एक होता है चालक, इसको हम कंडक्टर कहते हैं, अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर कहते हैं। दूसरा होता है अर्धचालक, अर्ध अर्थात आधा चालक, इसको हम सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है कुचालक, कुचालक इसको हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, चालक क्या होता है। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात इन पदार्थों को यदि हम थोड़ी सी करंट लगाएं, अर्थात सप्लाई का मान बहुत कम भी हो, और इन तारों को अगर हम परपथ में जोड़ दें तो इनसे आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तार नहीं, कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी पदार्थ हो, जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए वह चालक कहलाते हैं। जबकि जिन पदार्थों से वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती या बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती, उन्हें कुचालक कहते हैं। अब चालक और कुचालक के बीच की कड़ी होती है अर्धचालक। तो अर्धचालक की परिभाषा क्या होगी कि जिन पदार्थों में वैद्युत धारा चालकों से तो कम, किससे कम? चालकों से कम, और कुचालकों से अधिक प्रवाहित होती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि पदार्थ होते हैं। अब आप कहेंगे सिलिकॉन क्या होता है? तो जो आपकी मोबाइल की चिप अर्थात मेमोरी कार्ड होता है, वह सिलिकॉन का ही बना होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है, उन पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। अच्छा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी है। क्या है? चांदी है। इसे हम सिल्वर, अंग्रेजी में चांदी को सिल्वर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। टंगस्टन का उपयोग वैद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। देखिए, बल्ब आपको चित्रों के माध्यम से बनाने कर समझाने के प्रयास में हूँ मैं। ये कोई बल्ब है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, और यहाँ पर वैसे भी नहीं हो पाती है। ये कोई बल्ब है, और बल्ब में ये दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये जो यहाँ पर तार इस प्रकार से लिपटा हुआ होता है, इस प्रकार से, ये किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। इस कारण हम क्या करते हैं, टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में और फ्लोरोसेंट ट्यूब में करते हैं, फिलामेंट के रूप में। किसके रूप में करते हैं? फिलामेंट के रूप में। यूरेका व मैग्नीन का उपयोग प्रतिरोध बनाने के लिए करते हैं। यूरेका एक धातु होती है और मैग्नीन भी एक धातु होती है। इनका उपयोग हम प्रतिरोध बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रतिरोध बनाने के लिए। तो देखिए, आप एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार आएगा कि यूरेका व मैग्नीन का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध बनाने के लिए, संधारित्र बनाने के लिए या इंडक्टर बनाने के लिए। तो वहाँ आपका आंसर होगा प्रतिरोध बनाने के लिए। अगला है, यूरेका का उपयोग ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात ऐसे प्रतिरोध अगर हमें बनाने हो जहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न न करानी हो, तो वहाँ पर हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? यूरेका का। अगला है, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम धातु प्रयोग में लाई जाती है। देखिए, हीटर जनरली आपने देखा होगा अधिकांशतः
हीटर कुछ इस प्रकार से होता है। तो हीटर का जो एलिमेंट होता है वह किस धातु का होता है, किसका बना होता है, तो ये बना होता है नाइक्रोम का। ध्यान रखिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है। बल्ब वाले में तो बच्चे नाइक्रोम आंसर लगा जाते हैं और हीटर वाले में टंगस्टन आंसर लगाते हैं। तो ध्यान रखना कि हीटर इस प्रकार से लिखा जाता है, हीटर। तो देखो इसको याद कर लो टन से, टन, इसको याद कर लो आप टन से, टन। देखिए हीटर के बीच का टा ले लिया और ना से नाइक्रोम, तो टन से याद कर लो, टन। ठीक। अगला है मरकरी वाष्प वेपर लैंप में वाष्प के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पारे का। अर्थात देखिए मरकरी, पारे को अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। तो मरकरी यहाँ नाम से ही प्रदर्शित होता है। मरकरी वेपर लैंप में वाष्प के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्बन का उपयोग प्रतिरोधक तथा मशीनों के ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। तो कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं हम, प्रतिरोधक अर्थात प्रतिरोधों और मशीनों के ब्रश, ये ब्रश नहीं ब्रश है, ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। अगला है अचालकों की वोल्टेज सहन सीमा परावैद्युत सामर्थ्य डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ये परिभाषा दी गई है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो अचालकों की वोल्टेज सहन सीमा जो होती है वह पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अगला है परावैद्युत सामर्थ्य को हम मापते किस में है, तो ये मापते हैं किलो वोल्ट प्रति mm, केवी पर mm में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद कर लीजिएगा। अगला है अभ्रक एक ऐसा अचालक पदार्थ है जो अग्नि तथा नमी से अप्रवाहित रहता है। अभ्रक क्या है, तो ये एक ऐसा पदार्थ है अचालक। अभ्रक क्या है, अचालक है, अर्थात इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये आग से तथा नमी से अप्रवाहित रहता है, अर्थात इस पर आग और नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए श्रेणी एच का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है, 180 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये कुचालकों के कुछ प्रकार होते हैं, YAEBFHC। तो वहाँ से ये एच पूछ लिया गया है आपसे। एच का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड। नियत मान कार्बन प्रतिरोध 1 ओम से 20 ओम तक बनाए जाते हैं। जो नियत मान के प्रतिरोध होते हैं अर्थात कांस्टेंट वैल्यू रजिस्टर जो बनाए जाते हैं वह 1 ओम से लेकर 20 मिली ओम तक बनाए जाते हैं। अगला है परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध 100 ओम से 5 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। कितने तक बनाए जाते हैं, 100 ओम से 5 मेगा ओम तक। तीसरा है वायर बाउंड नियत मान प्रतिरोध 0.1 ओम से और 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। अगली लाइन है वायर बाउंड परवर्ती मान प्रतिरोध 5 ओम से 5 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायर बाउंड आपको देखने को मिलेंगे और नियत मान कार्बन प्रतिरोध भी देखने मिलेंगे, लेकिन ये सभी मिलेंगे आपको लैब में अर्थात वर्कशॉप में। बैंड टाइप प्रतिरोध में तीसरी पट्टी गुणक का तथा चौथी पट्टी का रंग प्रदर्शित सहन सीमा को व्यक्त करता है। देखिए प्रतिरोध बना होता है कुछ ऐसे, आप अगर टीवी या रेडियो टेस्ट सेट को खुलवा के देखेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से बनी हुई एक आकृति होती है और इसमें विभिन्न आकार की पट्टियाँ होती हैं। ये जो पट्टियाँ होती हैं ये विभिन्न आकारों की होती हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से बनी हुई आकृति होती है। मैं पिक्चर लगा नहीं पाया हूँ, अगली वीडियो में कभी अगर मौका मिला तो आपको ज़रूर उसे मैं बनवा के दिखाऊंगा मैं। तो इसमें जो तीसरी लाइन होती है वह क्या प्रदर्शित करती है, तीसरी लाइन मल्टीप्लायर को और चौथी लाइन सहन सीमा अर्थात टोलरेंस को प्रदर्शित करती है। सोल्डरिंग में जोड़े जाने वाली तीसरी धातु को फिलर धातु कहते हैं। जब हम किसी दो धातुओं को उनके गलनांक बिंदु पर जाकर जोड़ देते हैं तो यह क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। और इसमें जो तीसरी धातु हम प्रयोग करते हैं, अलग से जो तीसरी धातु हम प्रयोग करते हैं उसको फिलर धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलर धातु। एल्युमिनियम के जोड़ के लिए प्रायः अल्का पी नामक सोल्डर प्रयोग किया जाता है। तो ये जो नाम है याद करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर एल्का पी नामक सोल्डर प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर, एल्युमिनियम के जोड़ में। अगला है इलेक्ट्रीशियन के लिए प्रायः 66% टिन तथा 34% सीसा युक्त सोल्डर प्रयोग उपयुक्त रहता है। इलेक्ट्रीशियन कौन सा
सोल्डर प्रयोग में लेता है तो 66% टिन तथा 33%, 34% सीसा युक्त। अगला है फ्यूज तार। फ्यूज तार में 63% टीन होती है और जबकि 37% शीशे से तैयार की जाती है। सोल्डरिंग में अगला है, सोल्डरिंग में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही उसका गलनांक कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, टिन की मात्रा कम क्यों रखी है, क्योंकि यदि हम टिन को ज़्यादा प्रयोग कर देंगे, टिन को 63 कर दें और अगर हम शीशे को 37 कर दें और इसको 63 कर दें तो क्या हो जाएगा कि इसका गलनांक बिंदु काफ़ी अधिक हो जाएगा और यदि हमको बाई चांस सोल्डर को दोबारा छुटाना पड़े तो उसमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने की आवश्यकता होगी। अब देखिए सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन जिसको हम साधारण भाषाओं में काइया कहते हैं, इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो इसकी जो बिट होती है, आगे का हिस्सा ये वाला, ये किस धातु का बना होता है, तो यह बना होता है तांबे की। ब्रेजिंग में पीतल का टाँका लगाते हैं। देखिए सोल्डरिंग और दूसरी विधि होती है बेजिंग। तो बेजिंग में जो टाँका लगाया जाता है वह किसका लगाया जाता है, पीतल का। अगला है सामान्य ताप पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उसे उस तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाती है। अर्थात सामान्य ताप पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उसको क्या कहते हैं, हम उस तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहते हैं। अगला है यहाँ पर किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघल कर टूट जाए। अर्थात किसी तार के लिए धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघल कर टूट जाए क्या कहलाती है, फ्यूजिंग विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्यूजिंग विद्युत धारा। सामान्य किट कैट फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान के 1.5 गुणा करंट मान पर लगातार 4 घंटे तक भी प्रचलित नहीं होता है। अगला है कार्टिज फ्यूज एवं एचआरसी फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान के 1.5 गुणा करंट मान पर 4 घंटे में निश्चित रूप से प्रचलित हो जाता है। जब आप फ्यूज़ों के बारे में पढ़ेंगे तब ये लाइन आपको अच्छे से समझ में और आ जाएंगी। यहाँ पर ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा कुछ दे रखी हैं, इनको आपको समझने में काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि आपने फ्यूज़ों के बारे में पढ़ा नहीं है। और फ्यूज़ पढ़ लेंगे तब आप फ्यूज़ों के अंतर होते हैं, किट कैट फ्यूज़, एचआरसी फ्यूज़, तो इन लाइनों पर ज़्यादा गौर ना दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 250 वोल्ट तक की वोल्टेज को हम निम्न वोल्टेज कहते हैं। देखिए वोल्टेज को उसके आधार पर हम यहाँ पर कितने भागों में बांटते हैं। देखिए यदि 250 वोल्ट तक की वोल्टेज है तो उसे निम्न वोल्टेज कहते हैं। तो आपसे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि जो हम घरों में प्रयोग करते हैं वह कौन सी वोल्टेज प्रयोग करते हैं, निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज या उच्च वोल्टेज। जबकि 650 वोल्टेज तक की वोल्टेज मध्यम वोल्टेज कहलाती है और 22,000 वोल्ट तक की वोल्टेज उच्च वोल्टेज कहलाती है। 22,000 वोल्टेज से अधिक की जो वोल्टेज होती है वह अति उच्च वोल्टेज कहलाती है। तो देखिए वोल्टेज यहाँ 4 प्रकार की है, निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज। निम्न वोल्टेज का मान होता है 250 वोल्टेज तक, मध्यम वोल्टेज का मान होता है 650 वोल्टेज तक और उच्च वोल्टेज का मान होता है 2200 वोल्टेज तक, 22,000 तक, और अति उच्च वोल्टेज का मान होता है 22,000 वोल्टेज से अधिक। अगला है 200 वाट के लैंपों हेतु बायोनेट कैंप लैंप होल्डर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पूछा गया है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 200 वाट के जो लैंप होल्डर होते हैं उनमें किस प्रकार के 200 वाट के लैंपों में किस प्रकार के लैंप होल्डरों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है बायोनेट कैप प्रकार के लैंप होल्डर। अगला है 200 से 300 वाट के लैंपों हेतु एडिशन स्क्रू लैंप का प्रयोग करते हैं। ये होल्डर का प्रकार है एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो ध्यान रखिए 200 से 300 वाट के लैंपों के लिए आप यदि प्रयोग करेंगे तो कौन से होल्डर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। अगला है 300 वाट से अधिक लैंपों के लिए गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है याद करने में यहाँ। यदि 200 वाट से कम है या 200 वाट तक है तब हम बायोनेट का प्रयोग करेंगे और 200 से 300 है तब हम एडिशन स्क्रू
लैंप होल्डर का प्रयोग करेंगे, और 300 वाट से अधिक है तब गोलियत का प्रयोग करेंगे। अगला है कार्टेज फ्यूज। 2 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक क्षमता के बनाए जाते हैं। फ्यूज का प्रकार है कार्टेज फ्यूज। ध्यान रखिए, तो कार्टेज फ्यूज की जो क्षमता होती है, कितनी क्षमता तक बनाए जाते हैं, तो 2 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक। अगला है HRC फ्यूज। HRC फ्यूज 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक क्षमता के बनाए जाते हैं। 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक क्षमता के बनाए जाते हैं। भारतीय मानक सिंगल फेज का मान 240 वोल्ट है। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिकल में पूछा जाने वाला है। भारत की सप्लाई आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज है। कितने हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज। बाइंडिंग में प्रयुक्त तारों का व्यास SWG में मापा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया, मेरी वीडियो देख लीजिएगा पुरानी। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। फ्यूज क्या है? तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में अत्यधिक धारा से सुरक्षा करती है। तो फ्यूज क्या होता है? एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की स्थिति में अत्यधिक धारा से सुरक्षा करती है। तो आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में मिलेंगे हम नया चैप्टर लेकर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आपका दिन शुभ हो।